गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिव्यांकर, आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। और पीपीटी दिखाई दे रहा है ना? हाँ जी सर। जी। तो लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि कोई भी जो हम मैच फिल्टर डिजाइन करेंगे उसकी मैथमेटिकल ऑप्टिमल इक्वेशंस क्या होगी, यानी कि जो भी मैच फिल्टर डिजाइन होगा उसका ऑप्टिमलिटी क्या होगी, जिसमें कि वो वर्स्ट वर्स्ट सिचुएशन में एक्चुअल सिग्नल को डिटेक्ट कर पाए। कहाँ से? मतलब एक्चुअल सिग्नल को डिफरेंशिएट कर पाए किससे? जो एडिटिव व्हाइट गॉसियन नॉइस है उससे। ठीक है ना? एडिटिव व्हाइट गॉसियन नॉइस क्या है? ये वो नॉइस है जो कि नेचर में रैंडम प्रोसेस के कारण चैनल में इंट्रोड्यूस हो जाता है। यानी नेचर में जो भी रैंडम प्रोसेस होते रहते हैं उसके कारण चैनल हमारा इम्पेयरमेंट हो जाता है। उस चैनल इम्पेयरमेंट के कारण जो एक्चुअल सिग्नल ट्रेवल कर रहा है वो करप्टेड हो जाता है, यानी उसमें एक्स्ट्रा कुछ एड ऑन हो जाती है। तो वो AWGN है। ओके। तो लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक देखा था, तो आपको याद होगा कि जो एच ऑप्टी था, यानी कि जो हम मैच फिल्टर डिजाइन कर रहे हैं उसकी जो रिस्पॉन्स है वो ऑप्टिमल कितना होना चाहिए? के इंटू जी ब्रैकेट में कैपिटल टी माइनस टी, यानी कि जो हम एक्चुअल सिग्नल सेंड कर रहे हैं वही एक्चुअल सिग्नल है, बस वो एक्चुअल सिग्नल टाइम रिवर्सेबल हो गया है, डिलेड हो गया है और किसी फैक्टर के से स्केल्ड हो रहा है। ठीक है? तो ये आपको लास्ट क्लास में याद होगा। मैच फिल्टर टू ए पल्स सिग्नल GT ऑफ ड्यूरेशन T इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन इम्पल्स रिस्पॉन्स that is a time reversed and delayed version of the input GT, that is the H of T equals to KG parenthesis open capital T minus small t parenthesis close. The impulse response H optimal with respect to function of time is uniquely defined except for the delay t and the scaling factor k। यानी delay t और k जो है ये कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स, बट जो एच ऑप्टिमल है वो यूनिकली डिफाइंड रहेगा इसमें। ओके। बाय द वेव फॉर्म ऑफ द पल्स सिग्नल GT टू विच द फिल्टर इज मैच। तो ये तो टाइम डोमेन रिस्पॉन्स है। फ्रीक्वेंसी डोमेन रिस्पॉन्स में द मैच फिल्टर इज आल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय अ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स दैट इज द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द इनपुट सिग्नल GT। तो कैपिटल एच ऑप्टिमल फंक्शन ऑफ एफ इक्वल टू के इज अगेन स्केलिंग फैक्टर मल्टीप्लाई जी ऑफ कंजुगेट एफ इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस J2π f कैपिटल टी। यानी कि जो पहला इक्वेशन है एच ऑप्टिमल टी इक्वल टू के जी कैपिटल टी माइनस टी, और दूसरा वाला इक्वेशन है, ये दोनों सेम है। पहला वाला क्या है? टाइम डोमेन में रिप्रेजेंटेशन है मैच फिल्टर यानी ऑप्टिमल मैच फिल्टर का, और दूसरे वाले फ्रीक्वेंसी डोमेन में है। ओके। अब इसमें नेक्स्ट टारगेट ये होता है हमारा कि जो एच ऑप्टिमल हम डिफाइन कर रहे हैं उसमें SNR की पीक इम्पल्स को आइडेंटिफाई करना है, यानी पीक पल्स को आइडेंटिफाई करना। जो सिग्नल टू नॉइस रेशियो है उसकी पीक एम्पलीट्यूड क्या होगी, वो नेक्स्ट टारगेट रहता है। ठीक है? तो ये इस मैच फिल्टर के प्रॉपर्टी के अंदर आता है, इसीलिए इसके टाइटल है प्रॉपर्टीज ऑफ द मैच फिल्टर। द पीक पल्स SNR ऑफ ए मैच फिल्टर डिपेंड्स ओनली ऑन द रेशियो ऑफ द सिग्नल एनर्जी टू द पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ द व्हाइट नॉइस एट द फिल्टर इनपुट। आपको याद होगा कि थोड़े कल के क्लास में कहीं पे एच ऑप्टिमल इक्वल टू हमने देखा था। एच ऑप्टिमल इक्वल टू जो इक्वेशन आया हुआ है वो कहाँ से आया हुआ है? बेसिकली वो आया हुआ है आपका एनर्जी सिग्नल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जो आपके नॉइस पावर है उसकी स्क्वायर से आई हुई है। ठीक है ना? तो SNR जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसी की पीक पल्स को सिर्फ आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। द पीक पल्स SNR ऑफ ए मैच फिल्टर डिपेंड्स ओनली ऑन द रेशियो ऑफ द सिग्नल एनर्जी टू द पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ द व्हाइट नॉइस एट द फिल्टर इनपुट। Okay. So for that, consider a filter match to a non-signal GT. The Fourier transform of the resulting match filter output G0t will be like that. G0 of f equals to H optimal of f into GF। और इसे फर्दर आप एक्सप्लोर करोगे, इसमें H ऑप्टिमल के वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? K इंटू जी कंजुगेट f इंटू GF इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस J2π ft। ठीक है? इसे फर्दर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आप आओ बोल सकते हो k इंटू मॉड ऑफ GF का स्क्वायर इंटू e to the power minus J2π ft। So using equation 4.17 in the inverse Fourier transform, the match filter output at t
स्मॉल टी इक्वल टू टी ई, यानी कि इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, जी जीरो टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जी जीरो एफ इंटू ई टू द पावर जे टू पाई एफ टी इंटू डी एफ। और इसी को फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आप बोल सकते हो दैट इज इक्वल टू, यानी कि इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस ऑप्टिमल मैच फिल्टर विल बी के इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ जी एफ का स्क्वायर इंटू डी एफ। ठीक है, तो ये जो सारे आप मैथमेटिकल इक्वेशन देख रहे हो कैसे चेंजेस हो रहा है, कैसे वेरी कर रहा है, ये सब कुछ सिग्नल सिस्टम पर डिपेंड करता है। सिग्नल सिस्टम आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, वही सारे कॉन्सेप्ट है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक बार फिर से आप अपने फोरियर ट्रांसफॉर्म, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म और उसके सारे प्रॉपर्टी को पढ़ना। अगर वो आपका क्लियर है तो ऑटोमेटिक ये पॉइंट आपकी क्लियर रहेगी। ठीक है, तो ये कुल मिला के क्या है, पहला वाला जी जीरो ऑफ एफ जो है वो आपका क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, और दूसरा वाला यानी कि फोरियर ट्रांसफॉर्म है, दूसरा वाला है वो टाइम डोमेन पे हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म है इक्वेशन 4.17 का। सो बाय रायलेघ एनर्जी थ्योरम द इंटीग्रल ऑफ द स्क्वायर्ड मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम ऑफ ए पल्स सिग्नल विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द सिग्नल एनर्जी। ओके, यानी कि रेलेग एनर्जी थ्योरम होता है। रेलेग एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है, द इंटीग्रल ऑफ द स्क्वायर्ड मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम ऑफ ए पल्स सिग्नल विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द सिग्नल एनर्जी, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ टी का मॉड का स्क्वायर इंटू डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ जी ऑफ एफ का स्क्वायर इंटू डी एफ। ठीक है, तो हेंस जी जीरो टू इक्वल टू के ई मतलब आपकी एनर्जी हो गई और के आपकी स्केलिंग फैक्टर हो गई। यानी कि ई की वैल्यू जब आप ऊपर पुट करोगे तो आप यानी जी एफ की वैल्यू आप जी जीरो ऑफ टी में पुट करोगे तो आपको इक्वेशन 4.18 मिलेगा जो कि जी जीरो ऑफ टी इक्वल टू के ई है। ओके, सो सब्स्टिट्यूट द इक्वेशन 4.14 इंटू 4.7 यानी 4.14 आप देखिएगा क्या है, इक्वेशन है एच ऑप्टिमल इक्वल टू के जी ऑफ कंजुगेट एफ इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे टू पाई एफ टी। ये सारे नोटेशंस आपको दिए गए हैं। ओके, तो आप इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हो तो कुल मिला के आप क्या बोलोगे कि जो एनर्जी सिग्नल है, एनर्जी सिग्नल फाइनली क्या होगा के स्क्वायर इंटू एन जीरो ई बाई टू। ठीक है, एंड दैट विल बी द इक्वेशन 4.19। सो द पीक पल्स एसएनआर हैज द मैक्सिमम वैल्यू। तो एच मैक्स यहाँ से क्या निकल जाएगा, आपने ई एन स्क्वायर टी निकाल ली है 4.19 और आपको जी जीरो टू के यानी 4.18। तो 4.18 एंड 4.19 इन दोनों को आप इक्वेशन 4.14 में पुट करोगे। सॉरी, एच ऑप्टिमल वाली इक्वेशन थी इक्वेशन, यानी इक्वेशन 4.3 में पुट करोगे जी ऑफ जीरो टी डिवाइडेड बाई ई एन स्क्वायर टी, यानी कि आपने उधर जी ऑफ जीरो टी का भी वैल्यू निकाल ली हो और ई ऑफ एन स्क्वायर टी यानी 4.3 में आपको वैल्यू पुट करना है इसका 4.18 एंड 4.19 का। सारे नोटेशन लिखे हुए हैं, आप स्क्रॉल अप डाउन करके चेक कर सकते हो। तो ये वैल्यू पुट करोगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, the peak impulse SNR has the maximum value H max equals to 2E by N0. So from equation 4.20 we see that the dependence on the waveform of the input GT has been removed by the match filter। यानी कि जो H maximum है इस मैक्सिमम वैल्यू में आप देख सकते हो कि जो इनपुट सिग्नल की डिपेंडेंसी थी वो रिमूव हो गई है। ओके, सो इन इवेल्युएटिंग अ मैच फिल्टर रिसीवर टू कॉम्बैट एडिटिव व्हाइट नॉइज we find that all the signal that have the same energy are equally effective। यानी कि आप कुल मिला के बोल सकते हो कि इनपुट सिग्नल की डिपेंडेंसी हट जाने से क्या हो रहा है कि सभी सिग्नल जिसकी एनर्जी सेम है तो उसकी जो एच मैक्सिमम होगी वो इक्वल होगा। ओके, सो द सिग्नल एनर्जी ई इज इन जूल एंड द नॉइज स्पेक्ट्रल डेंसिटी n0/2 इज इन वाट्स पर हर्ट्ज। सो दैट्स व्हाई रेशियो जो है एच मैक्सिमम यानी कि जो 2E/n0 है that is the dimensionless and we refer to E by n0 as the signal energy to noise spectral density ratio। यानी कि जो थोड़े पहले हमारी टास्क थी इसके पीक वैल्यू को निकालना है एसएनआर की, यानी कि जो मैच फिल्टर है
उस मैच फिल्टर के एसएनआर की पीक वैल्यू को निकालना, तो वो यही है इसकी पीक वैल्यू। तो आपको ये 2-3 इक्वेशन जरूर याद रखने हैं। एक पीक वैल्यू कितना आ रही है ए, दूसरा मैच फिल्टर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स यानी कि जी ऑफ एफ क्या है, और टाइम रिस्पॉन्स यानी जी ऑफ टी क्या है। ओके, अगला टास्क है इसके प्रॉपर्टीज में है मैच फिल्टर फॉर द रेक्टेंगुलर पल्स, यानी कोई भी अभी तो आपने सिंपल जी ऑफ टी कोई भी सिग्नल है उसकी आपने फिल्टर डिजाइन की, मैच फिल्टर यानी ऑप्टिमल फिल्टर डिजाइन करने की कोशिश किया, और उसका आपने टाइम रिस्पॉन्स, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स और उसके एसएनआर की पीक एम्पलीट्यूड को आइडेंटिफाई किया, और यहाँ पे जी ऑफ जीरो टी कुछ भी हो सकता है। अब अगर पर्टिकुलर हम जी ऑफ जीरो टी को अगर रेक्टेंगुलर पल्स करते हैं तो उस समय क्या इफेक्ट होता है, वी विल सी फर्दर। ओके, so consider a rectangular pulse g of t of amplitude a and duration t as shown in figure 4.2a। यानी कि ये फिगर है रेक्टेंगुलर पल्स। आपको पता है कि रेक्टेंगुलर पल्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी एनर्जी a स्क्वायर ऑफ t है। यही चीज बोल रहा है, कंसिडर रेक्टेंगुलर पल्स जी टी ऑफ एम्पलीट्यूड a and duration t as shown in figure 4.2a। The impulse response ht of the matched filter will have exactly the same waveform as the signal itself। यानी जो ये सिग्नल है, जो सिग्नल का वेवफॉर्म जो आपको शो हो रहा है, अपीयर हो रहा है, यही सेम वेवफॉर्म होगी किसकी, हमारी जो मैच फिल्टर है उसकी रिस्पॉन्स की, यानी एच टी की। सो द आउटपुट सिग्नल G0T ऑफ द मैच फिल्टर, यानी वो इनपुट है, यानी कि आप जब एच टी में इनपुट देने के बाद जब एच टी की आउटपुट आएगी तो वो क्या होगा, द आउटपुट सिग्नल G0T ऑफ द मैच फिल्टर प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू द इनपुट सिग्नल GT हैज द ट्रायंगुलर वेवफॉर्म एज शोन इन फिगर 4.2b। यानी कि मैच फिल्टर ये तो आपका सिग्नल है रेक्टेंगुलर पल्स, और यही रेक्टेंगुलर पल्स हमारा क्या है, मैच फिल्टर का इनपुट है, और मैच फिल्टर के इनपुट से जो आउटपुट प्रोड्यूस होगा वो आपके ट्रायंगुलर पल्स होगा, जो कि फिगर नंबर बी है, मैच फिल्टर आउटपुट। ठीक है, तो ये आउटपुट की जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो क्या है, के इंटू ए स्क्वायर टी, और ड्यूरेशन क्या है 0 से टी एंड 2t। ओके, the output signal G0T of the match filter produced in response to the input signal GT has a triangular waveform as shown in figure 4.2b। The maximum value of the output signal G of 0T is equal to Ka square T, which is the energy of the input signal GT scaled by the factor K। This maximum value occurs at small t equal to T as indicated in figure 4.2b। यहाँ तक किसी कोई डाउट दिव्यांकर? सर मुझे तो नहीं है। एनीबॉडी? इसमें हमारा टास्क बड़ा सिंपल सा है, आपको याद रखना है कि जब भी हमारे पास जो कंडीशन हमने पढ़ा था कि जब भी लो पास वाली चैनल होगी जिसमें कि हमें हाई बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट है, जब भी ऐसी केस आएगी तो वहां पे क्या होता है कि चैनल ऑटोमेटिक डिस्पर्सिव हो जाता है। और चैनल का ऑटोमेटिक डिस्पर्सिव होना इसका मतलब ये है कि हमें रिसीवर पॉइंट पे एक ऐसे स्मार्ट फिल्टर की जरूरत है जो कि AWGN नॉइज से एक्चुअल सिग्नल को रिसीव कर पाए, क्योंकि जैसे चैनल आपका डिस्पर्सिव हुआ, जैसे चैनल में फैलाव हुआ, तो वहां पे जो आपकी एटमॉस्फेयरिक टर्बुलेंस है या एटमॉस्फेयर की जो प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली हमारे चैनल में इंट्रोड्यूस हो जाता है। इसी को हम बोल रहे हैं कि जो हमारा नेचर है उसकी रैंडम प्रोसेस के कारण, उसमें रैंडम प्रोसेस मतलब कुछ भी रैंडम चेंजेस हो रहे हैं, उसके रैंडम प्रोसेस के कारण उसमें नॉइस इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो जब भी लो पास चैनल की जरूरत है, यानी कि चैनल का डिस्पर्सिव है, चैनल का डिस्पर्सिव होना यानी कि नेचर की रैंडमनेस का ज्यादा इफेक्ट पड़ जाता है चैनल में। और नेचर की रैंडमनेस का ज्यादा इफेक्ट पड़ना इसका मतलब कि रिसीवर पॉइंट पे आपको एक ऐसे स्मार्ट फिल्टर की जरूरत है, मैच फिल्टर की जरूरत है, जो कि वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में भी आपके एक्चुअल सिग्नल को डिटेक्ट कर पाए। तो उसी एक्चुअल सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए मैच फिल्टर डिजाइन किया जा रहा है। अब मैच फिल्टर आपने जो डिजाइन किया वो क्या है, उसकी डिजाइनिंग क्या होगी, उसकी ऑप्टिमलिटी क्या होगी, वो वही होगी जो हम इनपुट सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका टाइम रिवर्सेबल फॉर्म होगा प्लस डिले फॉर्म होगा, और वो स्केल्ड वर्जन होगा, और ये जो ऑप्टिमल वैल्यू आएगी दैट विल बी यूनिक।
ओके, बात बाकी सारा ये मैथमेटिकल इक्वेशन है। फर्दर ये सब कुछ आपके सिग्नल सिस्टम का फोरियर ट्रांसफॉर्म और इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म पर डिपेंड कर रहा है। ओके, तो ये 4.2 जो फिगर था रेक्टेंगुलर पल्स के लिए था। इसी तरीके से दूसरा एक सिग्नल आप कंसीडर कर सकते हो, इंटीग्रेट एंड डंप सर्किट। ठीक है, इंटीग्रेट एंड डंप सर्किट देख सकते हो कि आपने रेक्टेंगुलर पल्स दिया, इंटीग्रेशन हुई और इसकी जो आउटपुट है उसको आपने सैंपल किया एट कैपिटल टी पे। So in the integrate and dump circuit shown in figure 4.3, the integrator computes the area under the rectangular pulse and samples the resulting output at small t equal to capital T. The integrator then is restored to its initial condition. So figure 4.2c shows the output of integrate and dump circuit for the rectangular pulse of figure 4.2 है। यानी कि ये जो रेक्टेंगुलर पल्स है 4.2 है, इसकी डंप सर्किट की आउटपुट 4.2 सी है, दैट इज द इंटीग्रेटर आउटपुट। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एम्पलीट्यूड जो है मैक्सिमम कितना है 80 है, और पहले वाले के केस में एम्पलीट्यूड कितना था के ए स्क्वायर टी था। ओके, सो इस तरीके से यहाँ पे और बहुत सारे मैच फिल्टर्स में है आपके, बट यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। मैच फिल्टर्स में मेनली आपको ध्यान रखना है कि मैच फिल्टर्स की ऑप्टिमलिटी कैसे आ रही है, एक। दूसरा, इसके एसएनआर की पीक एम्पलीट्यूड क्या है, ई बाई एन स्क्वायर ए। और फिर इसके बाद तीसरा जो है इसकी प्रॉपर्टीज में मेनली रेक्टेंगुलर पल्स के आउटपुट क्या है। एक तो सिंपल के केस में नॉर्मली आप मैच फिल्टर से क्रॉस करवा रहे हो उस समय, या दूसरा आप जब इंटीग्रेट एंड डंप सर्किट से क्रॉस करा है तो उस समय, यानी 4 पॉइंट है मेजर यहाँ पे, आपको याद रखना है। अब इसी में मैच फिल्टर के बाद इस यूनिट में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एरर रेट ड्यू टू नॉइज, इसकी कैलकुलेशन करना, यानी कैसे कैलकुलेट होगी। सो वी आर मूविंग फर्दर। द चैनल नॉइज इज मॉडल्ड एट AWGN where WT of 0 mean and power spectral density is N0/2। ओके, so in the signaling interval, ये जो हम कैलकुलेट करेंगे, मॉडल करेंगे चैनल नॉइज का, वो किस इंटरवल पे होगा, 0 से लेकर TB तक, और TB क्या है, बिट ड्यूरेशन है। तो द रिसीव सिग्नल विल बी, रिसीव सिग्नल क्या हो सकता है, xt equals to plus a plus WT if symbol 1 was sent, and it will be minus a plus WT if symbol 0 was sent, where TB is the bit duration and A is the transmitted pulse amplitude. So given the noisy signal xt, the receiver is required to make a decision in each signaling interval as to whether the transmitted symbol is a 1 or 0। यानी कि ये जो given signal है, given the noisy signal xt, the receiver is needed or required to make a decision in each signaling interval as to whether the transmitted symbol is a 1 or 0। यानी रिसीवर पॉइंट पे आपका स्मार्ट डिसीजन होना चाहिए जो आइडेंटिफाई कर पाए कि एक्चुअल जो सिग्नल सेंड किया गया था वो 1 था कि 0। तो उसी के आइडेंटिफिकेशन के बेस पे हम आप एरर रेट कैलकुलेट कर सकते हो रिसीवर पॉइंट पे। So the receiver shown in figure 4.4 consists of a matched filter followed by a sampler and a decision device. So see figure 4.4. Okay, wait a second. फिगर दिखाई दे रहा दिव्यांकर? हाँ जी सर। तो फिगर में देख सकते हो, सिंपली हम यहाँ पे पीसीएम सिस्टम मान के चल रहे हैं, पल्स कोडेड मॉड्यूलेशन वाली सिग्नल हम ट्रांसमिट कर रहे हैं। सो रिसीवर फॉर बैकबैंड ट्रांसमिशन ऑफ बाइनरी इनकोडेड पीसीएम वेव यूजिंग पोलर एनआरजेड सिग्नलिंग। अभी भी एनआरजेड मान लीजिए, हम अभी इसको पढ़ेंगे, लाइन कोडिंग हमारे आगे आने वाला है। एनआरजेड मतलब होता है नॉन रिटर्न टू जीरो। ओके, तो there is a one PCM wave, that is the XT, and this wave is passing through your channel, but due to this white Gaussian noise, some noise is added. So at the finally input of the match filter will be what, that is the corrupted signal, यानी कि ST plus WT। ओके, सो corrupted signal इनपुट है मैच फिल्टर का, और मैच फिल्टर से क्रॉस होने के बाद तो कि आपने मैच फिल्टर, आपने डिसीजन, एक ऑप्टिमल मैच फिल्टर आपने डिसाइड कर दिया है, डिजाइन कर दिया है। इसकी जो आउटपुट होगी वो सैंपल्ड होगी, किससे होगी, स्मॉल टी इक्वल टू टीबी से, यानी टीबी बिट ड्यूरेशन से सैंपल्ड होगा।
ये जो सैंपल्ड आउटपुट है यानी मैच फिल्टर की जो आउटपुट है दैट विल बी देन पास्ड थ्रू द डिसीजन डिवाइस। अब डिसीजन डिवाइस में क्या है कि थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट है लेमडा। अब इस थ्रेशोल्ड वैल्यू से कंपेयर करके हम डिसाइड करेंगे कि वेदर रिसीव्ड सिग्नल इज 1 और 0। तो अगर सपोज मैच फिल्टर के आउटपुट y है जो कि रिसीव्ड सिग्नल है, ये अगर y लेमडा थ्रेशोल्ड वैल्यू से ऊपर है देन वी कैन से दैट दिस पर्टिकुलर बीट इज द 1, अदरवाइज वी कैन से दैट दिस पर्टिकुलर बीट इज द 0। यही चीज बोल रहा है आपको। द रिसीवर शोन इन फिगर 4.4 कंसिस्ट ऑफ ए मैच फिल्टर फॉलोड बाय अ सैम्पलर एंड अ डिसीजन डिवाइस। ठीक है, तो आप डिसीजन ले रहे हो यहाँ पर्टिकुलर। So further we are moving. The filter is mapped to a rectangular pulse of amplitude A and duration TB, exploiting the beat timing information available to the receiver. Okay. The resulting mapped filter output is sampled at the end of each signaling interval. The presence of channel noise WT adds randomness to the match filter output. Let y denote the sample value at the end of the signaling interval. The sample value y is compared to a present threshold A in the decision device. If threshold A is exceeded, the receiver makes a decision in favor of symbol A. If not, a decision is made in favor of symbol 0। यानी ये जो लिखा हुआ है कुल मिला के यही बात बता रहा है जो फिगर में है, यानी कि जो पीसीएम वेव है जब वो चैनल से क्रॉस करेगा तो AWGN के कारण करप्टेड हो जाएगा सिग्नल। A corrupted signal will be input of your match filter and output of this match filter will be sampled by the bit duration TB, and that will be the input of the decision device, and decision device will decide whether received signal is 1 or 0 by comparing with its threshold value। अगर threshold value से okay, so two possible kinds of error have to be considered। यानी कि जनरली अगर ऐसा सिचुएशन आप कंसीडर कर रहे हो तो दो टाइप से एरर हो सकता है। पहला एरर क्या हो सकता है कि आपने डिसाइड कर लिया 1 है लेकिन एक्चुअली में वो 0 भेजा गया था, या आपने डिसाइड कर लिया 0 है बट एक्चुअली में 1 भेजा गया था, ये भी पॉसिबिलिटी है। One is chosen when a 0 was actually transmitted. We refer to this error as an error of the first kind, and symbol 0 is chosen when a 1 was actually transmitted. We refer to this error as an error of the second kind। Okay, so suppose that that symbol 0 was sent, you have considered it 1। Okay, so suppose that symbol 0 was sent according to equation 4.21, the received signal is, यानी कि जो इक्वेशन 4.21 है और आपने 0 सेंड किया है तो क्या होगा -a+wt। यही चीज बता रहा है कि सपोज दैट सिंबल 0 वाज सेंड एंड अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 4.21 द रिसीव्ड सिग्नल इज xt equals to -a+wt and that will be vary from 0 to tb। okay, so matched filter output sampled at time tb is given by, जब इसे आप सैंपल करोगे तो इसकी आउटपुट जो y होगी वो क्या होगी, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ xt, और xt की वैल्यू आप पुट कर दो then you can say that finally y equals to -a+1/tb into integration of wt into dt, that is the equation 4.23। okay, so which represent the sample value of random variable y, यानी कि ए जो पर्टिकुलर इक्वेशन है 4.3 ए रिप्रेजेंट कर रहा है सैंपल वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल y। सो बाय वर्च्यू ऑफ द फैक्ट दैट द नॉइस wt इज वाइट एंड गॉसियन, यानी कि नॉइस जो है वो वाइट है गॉसियन है नेचर में, सो वी मे कैरेक्टराइज द रैंडम वेरिएबल y एज फॉलोज, यानी कि जो आपने इक्वेशन 4.2 निकाला दिस वन इज द बेसिकली सैंपल वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल y है। अब रैंडम वेरिएबल y दो टाइप से कैरेक्टराइज किया जा सकता है ड्यू टू इसके वाइट एंड गॉसियन प्रॉपर्टी के कारण। तो दो टाइप से क्या है, पहला है द रैंडम वेरिएबल y इज गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड विथ मीन ऑफ -a एंड दूसरा द वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल y इज, क्या होगा वेरिएंस का आपको फॉर्मूला पता है, इक्वल टू EY + a²।
इसमें वैल्यू पुट करो और फर्दर इसे सॉल्व करोगे तो यू विल गेट इक्वेशन 4.24 एंड दैट इज द 1/TB का स्क्वायर एंड डबल इंटीग्रेशन आर डब्ल्यू parenthesis open t minus u parenthesis close dt and ut where r w t minus u is the autocorrelation function of the white noise wt. So since wt is white with power spectral density n0 we have, तो इसको आप फाइनली फिर बोल सकते हो आर डब्ल्यू टी माइनस टू इक्वल टू एन जीरो बाई टू एंड डेल्टा टी माइनस यू एंड वेयर डेल टी माइनस यू इज द टाइम शिफ्टेड डेल्टा फंक्शन. अब ये वैल्यू 4.25 को अगर 4.24 पे पुट करोगे देन यू विल एबल टू फाइंड आउट योर वेरिएंस इज द 1/TB का स्क्वायर डबल इंटीग्रेशन एन जीरो बाई टू इंटू डी टी माइनस यू डी टी इंटू डी यू. फाइनली जो आउटपुट आएगा वो एन जीरो बाई टू टी बी होगा. So where we have used the shifting property of the delta function and the fact that it is a area is unity. So the conditional probability density function of the random variable y given that symbol 0 was sent is therefore, यानी कि finally जो conditional probability density function होगा किसी भी random variable y के लिए किस केस में जब actual 0 symbol was sent, you can finally write down f of y conditions y when given 0 equals to 1 by pi n square by tb का whole square into e minus y plus a का square divided by n0 by tb. So this function is plotted in figure 4.5 पे. तो ये 4.5 पे you can see 4.5 पे यानी कि जब 0 जब एक्चुअल में सेंड किया जाता है तो उस समय जो रैंडम वेरिएबल होगी रैंडम वेरिएबल इसकी जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा वो कुछ इस टाइप से होगा. ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन रैंडम वेरिएबल जो y है इन द गिवन केस ऑफ 0 विल बी लाइक इक्वेशन लाइक फिगर ए. यहां तक किसी कोई डाउट? दिव्यांकर डिस्कनेक्ट हो गया. तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसका अभी जो जीरो जब एक्चुअल जीरो इन्फॉर्मेशन वाज सेंट ये देखें. नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि जब इसका एक्चुअल जब 1 सेंट किया जाएगा तब क्या होगा. उसके बाद ए खत्म होते ही आपका इंटर सिंबल रेट चालू होंगे. ठीक है सर कल भी 9 बजे ही होगी क्लास? एक सेकंड. हाँ हाँ एक सेकंड.